स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज का ये सेशन हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और मैं चाहूंगी कि आप अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमें एक के बाद एक अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम सबसे आसान तरीके से, एक इंटरेस्टिंग तरीके से आइए आज जानते हैं इंफॉर्मेशन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक अर्धचालक और एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य अर्धचालक। तो बिना डिले के हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मैं कहना चाहूंगी कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम बिना डिले के हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और जैसा कि जानते हैं हम कि टॉपिक है हमारा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आंतरिक और बाह्य अर्धचालक। तो फ्रेंड्स, आंतरिक और बाह्य अर्धचालक, जैसे कि इसका नाम ही हमें बता रहा है, उससे हमें क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी चीजें इसके बारे में। हमेशा की तरह हम सबसे पहले शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, जिससे कि उन स्टूडेंट्स को भी फायदा हो जो बड़े शॉर्ट में जानकारी चाहते हैं, और फिर हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लेकर के आगे चलेंगे, जिससे जिन स्टूडेंट्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए वीडियो। तो शॉर्ट में पहले मोटे मोटे तौर पर हम जाने। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने बैंड थ्योरी के बेस पर जाना कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से बैंड थ्योरी हमें क्या बता रही थी। मैं शॉर्ट में यहाँ पे उसे ले रही हूं, उसका मैं लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने पहले नहीं देखा है, आपको रिवीजन की जरूरत है, तो उसे जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हमें ये जानकारी तो होनी ही चाहिए कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है, तभी हम आज के टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बैंड थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि हम इन बैंड्स की बात करते हैं, यानी एक आपका होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, और उन दोनों के बीच में गैप आता है जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, ये नीचे वाला, इसको जब हम लेते हैं, ये लेयर आपने लिया था, इसको हम लोग नाम देते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड इसको हम नाम देते हैं। और जो ऊपर हमें ये लेयर मिलती है, इसको हम नाम देते हैं कंडक्शन बैंड। ये क्यों ऐसा नाम दिया गया है, ये पिछले वीडियो में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, वहां से आप देखिएगा। अब इन दोनों बैंड के बीच में जो गैप आता है, इसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी ऐसा गैप है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट करने की कैपेसिटी रखता है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन यानी कि निषेधित, निषेधित ऊर्जा स्तर है, ये निषेधित ऊर्जा अंतराल है। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को अलग करता है वो अंतराल है, गैप है दोनों के बीच का। और फॉरबिडन क्यों है? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन होगा, यहां इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इस गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, इसलिए फॉरबिडन गैप है। और आपको याद होगा पिछले वीडियो में जो आपने पढ़ा कि अगर मटेरियल इंसुलेटर है यानी अचालक है, वो कंडक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ये फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी जो निषेधित ऊर्जा अंतराल है, ये बहुत चौड़ा होता है। ये इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि नॉर्मल एनर्जी जो हम देते हैं उतनी एनर्जी लेकर यहां से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, यानी फ्री नहीं है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो फ्री नहीं है, वो ब्रेक होकर के कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। और इस वजह से कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और यही कारण है कि वो कंडक्ट नहीं करता है, वो इंसुलेटर होता है, अचालक होता है।
और अगर ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत छोटा हो जाए, या हम ऐसे कहें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में मिल जाए, ओवरलैपिंग कंडीशन में आ जाए, यानी फॉरबिडन गैप एक तरह से खत्म हो जाए, तो बड़े आसानी से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन का कारण बनते हैं, यानी कि वो मटेरियल अच्छा कंडक्टर हो जाता है, चालक होता है। और वो मटेरियल जिनमें ये फॉरबिडन गैप जो है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर से ज्यादा यानी चालक से बड़ा इसमें गैप होता है, लेकिन जो इंसुलेटर से अचालक है उससे कम होता है, तो वो सेमीकंडक्टर बन जाता है, क्योंकि उसमें हमें कुछ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मिलते हैं। कंडक्टर जितने ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इंसुलेटर जैसे जीरो भी नहीं होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर यहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो मटेरियल हम लोगों ने देखा था जो कि कंडक्टर से ज्यादा जिसकी कंडक्टिविटी होती है, चालक से ज्यादा जिसकी चालकता होती है, लेकिन इंसुलेटर से कम होती है उसकी कंडक्टिविटी, उसे सेमीकंडक्टर कहा गया। और जब सेमीकंडक्टर को और डेप्थ में पढ़ा गया, तो अब हम आगे उसमें चलते हैं। अलग अलग मटेरियल इस कैटेगरी में आपको मिलने लगे, और ये जो मटेरियल इस कैटेगरी में मिलने लगे, तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे अच्छे मटेरियल जिनको हमने आगे तक यूज किया हुआ है कि सेमीकंडक्टर हैं ये, और उनसे हमने अलग अलग डिवाइसेस बनाई हुई हैं जिन्हें हम आज एग्जाम्पल में लेने जा रहे हैं, वो आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी होगी, जिसमें कार्बन और उस सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो एक ग्रुप में आते हैं, तो कार्बन वाला जो ग्रुप है उस ग्रुप के एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की तरह बिहेव करते हैं, ये पाया गया। और कार्बन वाला जो ग्रुप होता है फ्रेंड्स, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, अगर आपको याद है तो आप देखिए जरा सा उसे, कि पहला तो आपका कार्बन ही हो जाता है, जिसे आप C6 लिखते हैं, यानी कि कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। इसी तरीके से इसमें दूसरा एलिमेंट आपका क्या आता था, सिलिकॉन, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह नेक्स्ट आपका एलिमेंट जो आया वो था जर्मेनियम। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में टोटल जर्मेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए, आउटर मोस्ट पे अभी हम आएंगे। जर्मेनियम में 32 इलेक्ट्रॉन पाए गए। नेक्स्ट आपका टिन, जिसे हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स थे। देन आपका लेड आता है, और लेड जिसे आपने Pb से रिप्रेजेंट किया, और कितने इलेक्ट्रॉन्स आए इसमें, 82 इलेक्ट्रॉन्स आए। और लास्ट में इस ग्रुप में यानी कार्बन ग्रुप में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें लास्ट एलिमेंट क्या मिलता है, फ्लोरोवियम, जिसमें हमें मिलते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले हमें, 114। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि कार्बन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, और इनमें से जो बेस्ट हमें मिले, जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव किए, जिन्हें हम आज यूज करेंगे यहाँ पे, वो हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये मिलते हैं। अब कैसे हम इसे सेमीकंडक्टर बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब फॉरबिडन एनर्जी गैप की हम लोगों ने बात की, जो कि पिछले वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका मिलने वाला है, तो हमने क्या देखा कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन यानी इस कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो गुड कंडक्टर से कम होंगे, लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होंगे। मींस ये फॉरबिडन गैप कम होगा, यानी कंडक्टर से तो ज्यादा होगा लेकिन इंसुलेटर से छोटा हो जाएगा गैप, जिसकी वजह से हमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब उसी चीज को हमें इन एलिमेंट्स के बेस पे हम चेक करेंगे आज के वीडियो में कि कैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो उसे चेक करने के पहले हम आज के टॉपिक पे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताएं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ये तो आपने जान लिया। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा और एक्सट्रिंसिक क्या होगा। यहां जो हम लोगों ने सिलिकॉन और जर्मेनियम का जैसे नाम लिया, अगर ये प्योर सिलिकॉन है यानी इसमें हमने अदर कोई भी इम्प्योरिटी
नहीं डाली, कोई इसमें हमने दूसरा एलिमेंट मिक्सअप नहीं किया, यानी वो प्योर कंडीशन में है या प्योर जर्मेनियम है, इसमें हमने कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं की है, तो ये प्योर कंडीशन में जो सेमीकंडक्टर होगा उसी को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी प्योर कंडीशन में जो हमें मिलता है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक। और अगर हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करके इसकी प्रॉपर्टी को कुछ चेंज करते हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या चेंज आता है प्रॉपर्टी में, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम जो हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, अगर उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो इम्प्योरिटी ऐड करने से जो हमें मटेरियल मिलता है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, उसी को हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक यानी कि जो प्योर मटेरियल है, और एक्सट्रिंसिक यानी कि जो कि प्योर मटेरियल के अंदर हमने कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया है, वो चेंज्ड मटेरियल ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो प्योर कंडीशन में इंट्रिंसिक यानी आंतरिक अर्धचालक, और जो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद हमें मिलेगा चेंज्ड प्रॉपर्टी के साथ, वो एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य अर्धचालक। अब इंट्रिंसिक को ऐसे भी याद रखिएगा कि जब तक कुछ हमने उसमें ऐड नहीं किया, यानी मटेरियल अपनी ही इंटरनल प्रॉपर्टी से बिहेव कर रहा है, तो इंटरनल यानी इंट्रिंसिक, ओके, प्योर यानी इंटरनल प्रॉपर्टी उसकी अपनी है, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी है तो एडेड इम्प्योरिटी की वजह से उसमें बाहर से कुछ प्रॉपर्टी हमने ऐड किया, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज ऐड की, और इसलिए हम उस इम्प्योर जो सेमीकंडक्टर हमें मिला उसको नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक। तो अब आपको याद रहेगा इंट्रिंसिक यानी आंतरिक अर्धचालक क्या है, यानी प्योर क्यों हम उसको इंट्रिंसिक कह रहे हैं, और एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य अर्धचालक क्या है। अभी हम इन सभी का डिटेल भी स्टडी करने वाले हैं, तो यहां शॉर्ट में आप समझ गए कि इंट्रिंसिक क्या है और एक्सट्रिंसिक क्या है। देखिए एक और चीज यहां बता दें कि जब हमने इंट्रिंसिक की बात की है ना, तो हम प्योर क्यों ले रहे हैं और इम्प्योर क्यों ले रहे हैं, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा हम लिंक जोड़ लेते हैं जिससे आपको याद रखना आसान हो जाए कि सेमीकंडक्टर क्या भी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा हो, इंसुलेटर से बेटर कंडक्टर हो लेकिन कंडक्टर मटेरियल जो है, कंडक्टिंग मटेरियल जो है, चालक है, उनसे कम कंडक्टिविटी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक कहते हैं। अब जो सेमीकंडक्टर है यानी कंडक्टर जो हमारे पास है उस उतना ज्यादा वो कंडक्ट नहीं करता, कंडक्टर जो है हमारे पास यानी चालक मटेरियल जो है इससे उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। कंडक्टर सेमीकंडक्टर से अच्छे चालक होते हैं, यानी कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी किससे, सेमीकंडक्टर से। लेकिन इन सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो किससे ज्यादा होती है, इंसुलेटर से यानी अचालक से इनकी ज्यादा होती है। जो अचालक मटेरियल हैं उससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अब आप खुद सोचिए, अगर हमें ये चाहिए कि लाइट जले तो वो जले और ना जले तो ना जले, या फैन चले तो चले और ना चले तो ना चले, बंद हो, हम ये तो नहीं चाहेंगे ना थोड़ी थोड़ी सी करंट जाती रहे और ना ज्यादा जाए और ना बिल्कुल बंद हो, ये कंडीशन तो हम नहीं चाहते हैं। तो फिर इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को हम क्या करें, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा दिमाग लगाया लोगों ने, साइंटिस्ट ने, और उन्होंने क्या सोचा, चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि हम इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या बढ़ा पाएंगे। तो उस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के प्रोसेस में क्या आया कि अगर इस प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यानी जो इंट्रिंसिक मटेरियल था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो था, उसमें हमने थोड़ी सी कुछ इम्प्योरिटी, कौन सी इम्प्योरिटी हम अभी आगे बात करने वाले हैं, अगर इसके साथ हमने इम्प्योरिटी ऐड की तो उससे
ये बन गया हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना, इसकी कंडक्टिविटी यानी चालकता इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी से ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। यानी अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको हम कहीं यूज कर पाएंगे, उसकी कंडक्टिविटी हमने बढ़ा ली। और इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में अगला जो वीडियो आने वाला है उस पर भी बने रहिएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस हमने बोला है अभी इसको हम उसमें आगे कंटिन्यू करके इस पे एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं, क्योंकि उस पर भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम आज के वीडियो में फोकस करते हैं। तो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी ऐड की, इम्प्योरिटी ऐड करने से जो नया मटेरियल बना वो बना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक की चालकता इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी आंतरिक अर्धचालक की चालकता से ज्यादा थी। और ये जो इम्प्योरिटी इसमें ऐड करते हैं, जो हमने अशुद्धि डाली है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसको हमने, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया, यानी इंप्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है एडिशन की, उसको हमने नाम दिया डोपिंग। ये डोपिंग प्रोसेस है। इसको आप साइंटिफिकली यहां क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो हमने इंप्योरिटी डाली वो प्रोसेस क्या है, डोपिंग प्रोसेस है। इसी को हमने नाम दे दिया डोपिंग प्रोसेस। यानी डोपिंग क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में गिवन इंप्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस है डोपिंग। और वो इंप्योरिटी जो हमने ऐड की थी, यानी वो प्रोसेस हो गया डोपिंग, लेकिन जो मटेरियल हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड किया था, जो इंप्योरिटी हमने ऐड की थी, उस इंप्योरिटी को नाम दिया गया डोपेंट। वो इंप्योरिटी है डोपेंट और ऐड करने की प्रक्रिया है डोपिंग प्रोसेस। और डोपेंट ऐड करने के बाद जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला वो क्या है, डोप्ड सेमीकंडक्टर है। यानी अब उसमें डोपेंट ऐड हो चुका है तो वो डोप्ड हो गया। प्रोसेस क्या है डोपिंग, वो मटेरियल जो हम ऐड करते हैं इंप्योरिटी के रूप में वो है डोपेंट। तो फ्रेंड्स डोपिंग क्या है, डोपेंट क्या है ना, डोप्ड सेमीकंडक्टर यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। ये भी आपने समझ लिया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी से ज्यादा होगी। अब हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, लेकिन आप बने रहिए वीडियो में पूरा लास्ट तक, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। अभी तो हमने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया है। शॉर्ट जो समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स वो भी कोशिश करें कि लास्ट तक उसको देखें, क्योंकि वहां से भी छोटे छोटे से क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था हमारे पास, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है जो कि अपने प्योर स्टेट में पाया जाता है। अ सेमीकंडक्टर इन इट्स नेचुरल प्योर फॉर्म, अ सेमीकंडक्टर in its natural pure form is called an intrinsic semiconductor। यानी अपनी प्योर कंडीशन में जो आपको मिल रहा है मटेरियल सेमीकंडक्टर वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, आंतरिक अर्धचालक है। The conductivity of an intrinsic semiconductor is solely determined by the thermally generated carriers। देखिए मैं बोला था मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। तो अब यहां देखिए इसमें क्या हमें एक पॉइंट क्या मिल गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, जो थर्मली जनरेटेड कैरियर हैं, यानी जो थर्मल एनर्जी है उसके इफेक्ट से जो करंट कैरियर जनरेट होंगे। यहां कैरियर्स दो तरीके के आने वाले हैं, भी आप देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। लेकिन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं उसमें सिर्फ थर्मल एनर्जी के इफेक्ट से जो कैरियर जनरेट होते हैं वही आते हैं। देखिए मैं फिर शॉर्ट वाले प्रोसेस पे चलती हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ जो शॉर्ट डिस्कशन चाहते हैं वो उसी तरीके से समझना चाहते हैं चीजों को।
हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फेरोबियम वाला ग्रुप हमने लिया था, जिनमें हमने क्या देखा कि जो सिलिकॉन है और जो जर्मेनियम है इसे हम सेमीकंडक्टर के रूप में यूज करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, सिलिकॉन में कितने आपको इलेक्ट्रॉन मिले, 14 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जर्मेनियम में हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 32 इलेक्ट्रॉन मिले। अब केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है कि किस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आपको याद होगा, अगर आपको कोई डाउट है फ्रेंड्स तो कमेंट में लिखिए, मैं वो वाला एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपको अलग से दे दूंगी कि किस तरीके से किसी एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ देखिए 2n², इस रूल से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उसके एनर्जी लेवल्स में किया जाता है। अब अगर n की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो n 1 लिया तो ये 2 हो गया। इसी तरह जब n को आप 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2n², 8 हो जाएगा। इसी तरह n को 3 लेंगे तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे 18 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम n की वैल्यू नेक्स्ट यानी 4 लेंगे तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम इस 14 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्या आ सकता है 14 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले वाले और जो उसका फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा n = 1 के करस्पॉन्डिंग, उसमें कितना मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, सिलिकॉन में सबसे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, अगले वाले में जाना है 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 और 8 देखिए कितने पूरे हो गए, 10। अब कितने बच गए फिल करने को, 10 हो गए, 14 है तो 10 - 14 यानी 4 बच गए हैं। तो 4 को अब अगले वाले एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18। लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं, 4। तो जो बचे हैं हम उतने ही तो लिखेंगे अगले एनर्जी लेवल में। यानी सिलिकॉन में जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। इसी तरीके से अगर हम ये 32 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो पहले एनर्जी लेवल में 2, दूसरे में 8 हो जाएगा, तीसरे में 18 आ जाएगा। इन सबको जरा जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 2 + 8 यानी 10 + 18 किया तो 28। अभी तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए, 28। और यहाँ पे हैं कितने, 32। तो 32 - 28 करिए जल्दी से, कितना आया जी, वेरी गुड। 32 में से 28 माइनस किया तो बचा 4। अब यहाँ नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, पर हमारे पास कितने बचे, 4। यानी इस वाले में हम लिख देंगे 4। आप सीधे सीधे भी जानते हैं कि जो कार्बन वाला ग्रुप होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लोरोबियम, इसमें आउटर मोस्ट जो उसका एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। यहाँ आप सिलिकॉन और जर्मेनियम में देख भी पा रहे हैं कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 4। तो सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 4 हैं। जर्मेनियम का भी आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्टेट रूल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा था कि आउटर मोस्ट जो इसका एनर्जी लेवल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी हर एलिमेंट की एक टेंडेंसी होगी कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे, यानी आउटर मोस्ट जो उसका लेवल आता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको करने हैं, 8 करने हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के प्रोसेस भी आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे कि बॉन्ड बनाता है हमारा एलिमेंट, यानी आयनिक बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, यानी सहसंयोजक बंध, जैसी उसकी जरूरत है वैसा बॉन्ड बनाता है। तो आपने वही पढ़ा होगा कि कार्बन ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम भी, ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बना करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करते हैं। सबसे जो बाहर का उसका एनर्जी लेवल है उसमें वो कितने इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, 8 कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना करके। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का प्रोसेस भी आपने पढ़ा है। फ्रेंड्स, फिर से कहूंगी, अगर कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछिए, अलग से कमेंट करिए, मैं अलग से वीडियो दूंगी। इस जो थ्योरी है यहाँ पे यूज की जा रही है, इसे हम यहाँ यूज करने वाले हैं।
तो अब कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध जो बनता है उसमें आप जानते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है वो एक साथ दोनों एलिमेंट में के आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल है उसमें रहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ सिलिकॉन में भी होने वाला है, जर्मेनियम में भी होने वाला है। हम उसे देख लेते हैं जरा सा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब यहाँ देखिए कि शेप के बारे में भी हम बात कर लें कि कैसे यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है, क्योंकि यही सब चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं कि हर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो भी हमने डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल है उसमें कितने मिले, हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी मान लीजिए अगर ये हमारा सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो ये अपने पास के 4 और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अब यहाँ क्या होगा, देखिए ये वाला बॉन्ड में और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये जहां जहां बॉन्ड बन रहे हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक साथ इस एलिमेंट में भी रहेंगे और यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट था उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन यहाँ शेप की हम बात करने वाले थे, किस तरह से बनेगा, तो हम आपको ये भी बता दें फ्रेंड्स कि कार्बन और कार्बन ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमें कितने मिले, 4। और 4 जैसे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो मोनो बोलेंगे, 2 हो तो डाई बोलेंगे, 3 हो तो ट्राई बोलेंगे। इसी तरह अगर 4 होंगे तो हम क्या बोलेंगे, टेट्रा। यानी कि इस ग्रुप के जितने एटम्स हमें मिल रहे हैं, जो हमें सब्सटेंस मिल रहे हैं, ये किस टाइप के हैं, ये टेट्रावैलेंट है। इनकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए टेट्रावैलेंट है। अब ये टेट्रावैलेंट होने की वजह से 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जैसे ही 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो 4 इसके और 4 जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए वो मिलकर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, यानी ऑक्टेट पूरा करता है। फिर अगर शेप भी आप समझना चाह रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि कार्बन और इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसका शेप कैसा होता है, वो टेट्राहेड्रल होता है। कैसा शेप होता है, टेट्राहेड्रल। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब टेट्राहेड्रल शेप कौन सा शेप कहा जाता है, तो फ्रेंड्स आप ये जान लीजिए कि टेट्राहेड्रल का मतलब, इमेजिन करिए कि आपने कोई एक ट्राइंगल बनाया है ना, ये ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। अब एक यहाँ पे कोई एटम है जिसको शेयर करना है ना, मान लीजिए सिलिकॉन को सिलिकॉन के साथ ही आप शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक दूसरा सिलिकॉन बैठाया, यहाँ पे सिलिकॉन बैठा दीजिए, यहाँ पे सिलिकॉन बैठा दीजिए। हम सिलिकॉन ना बैठा करके कुछ और भी एलिमेंट बैठा सकते हैं। तो 3 यहाँ पे हमने बैठाया, जिसको शेयर करना किसके साथ, ये हमारा अंडर स्टडी है जिसका हम शेप स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक बॉन्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, ट्राइंगल थोड़ा सा नीचे रखा हमने, इससे थोड़ा सा ऊपर हमने ये ओरिजिनल एलिमेंट रखा, ठीक है। अभी तो 3 बने ना, चौथा कहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ ले जाइए, एक यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले को इन तीनों से मिला दीजिए, ऐसे देखिए ये बन गया, इस एलिमेंट का शेप है टेट्राहेड्रल शेप। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगी, इसको रब करती हूँ, साफ करती हूँ। कार्बन का एग्जांपल लेकर के आपको इसे बता देते हैं, वो कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, कोई भी हो, हमें यही प्रोसेस यूज करना है फ्रेंड्स। आप देख लीजिए ध्यान से। देखिए क्या करना है हमें, इमेजिन करिए एक ट्राइंगल सबसे पहले थोड़ा सा नीचे बना दीजिए, ठीक है। और इससे ट्राइंगल जो है इसके थोड़ा सा ऊपर आप वो एलिमेंट रखिए जिसका शेप हमें डिस्कस करना है। मान सिलिकॉन लिया, कार्बन की हम बात कर रहे थे, चलिए हम कार्बन ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो कार्बन की बात थी, ये हो गया हमारा कार्बन। अब ये कार्बन मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये एक हाइड्रोजन हम रखेंगे, एक ये हाइड्रोजन रखा और ये एक हाइड्रोजन रखा, ठीक है। यहां देख लीजिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं जिसके लिए मैं जरा कैमरे पे आ रही हूं।
देखिए मान लीजिए ये हमारी हथेली है, इसमें हम ट्राइंगल बनाए, या हम एक पेपर ले लेते हैं, किसी पेपर पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले पेपर पे जो हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया मैं आपको दिखाती हूं यहां पर। जैसे ये हमने पेपर लिया और ये हमारा पेपर पर ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। आप देख पा रहे हैं ये ट्राइंगल ड्रॉ हो गया है। अब जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, इसी ट्राइंगल को हमने ऐसे रख लिया, यानी आपकी हथेली पर आ गया ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंड पे आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होंगे कि तीनों एंड पे हमने एक एक हाइड्रोजन बिठा रखा है। तो ये तीनों एंड पे देखिए आप ध्यान से, ये यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन हमने ऐसे बैठा दिया है ना। और इसको हमने ऐसे, आपकी जो हथेली है इस पे ट्राइंगल बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल हमने इसको सेट कर दिया। अब इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर वो वाला हमें एलिमेंट लेना है जिसका हम शेप स्टडी कर रहे हैं, जो इन सबके साथ बॉन्ड बनाएगा। यानी आपने जो यहाँ पे देख रखा, ये जो कार्बन आप ले रहे हैं, ये कार्बन इस ट्राइंगल से सेम लेवल पर नहीं है। ये 3 डायमेंशनल इमेज है जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। यानी ये ट्राइंगल आपकी हथेली पर अगर है, ये जो ट्राइंगल आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल पे रखा और इससे थोड़ा सा ऊपर हमने वो वाला कार्बन रखा हुआ है जिसको हम अब जिसके शेप को कंसीडर करेंगे, और उससे भी ऊपर हम चलेंगे। यानी अब आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि अब ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक ये बॉन्ड बनाएगा, एक ये बॉन्ड बनाएगा। ये 3 डायमेंशनल इमेज है ना। देखिए इसके यहां बीच से ऊपर की तरफ आप उठ करके आइए और वहां कार्बन, यानी इससे और इससे बराबर डिस्टेंस लेते हुए ऊपर उठ करके कार्बन को रखा गया है और तीनों हाइड्रोजन से हमने उसको ज्वाइन कर दिया है। अब 3 से तो हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन चौथी डायरेक्शन की भी हमने बात की थी सिलिकॉन के केस में। तो इस कार्बन से और ऊपर चलिए, यहां पे आपका चौथा हाइड्रोजन आ जाने वाला है। अब इसको रिमेनिंग से ज्वाइन कर दीजिए, तो आपका जो कार्बन एलिमेंट है ये वाला, इसका टेट्राहेड्रल शेप यहां से रेडी हो गया कि कैसे ये 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट है, और इसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ जो सिलिकॉन और जर्मेनियम हम लोग ले रहे हैं, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम भी इसी तरीके का शेप आपको दे रहे हैं, इसी तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे सिलिकॉन को लेकर के, तो चूंकि 4 बॉन्ड है ना, देख लीजिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। सिलिकॉन में भी इसके पहले हम लोगों ने ऐसे ही बॉन्ड की बात की थी। तो 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल शेप दिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम इसे एक प्लेन पर ही दिखा देते हैं, 1 2 3 और 4। यानी एक सिलिकॉन अपने पास के 4 एलिमेंट के साथ मिलकर के 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। मान लीजिए सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ, तो यहाँ भी सिलिकॉन होगा, यहाँ भी सिलिकॉन होगा, यहाँ भी सिलिकॉन होगा, यहाँ भी सिलिकॉन होगा। इस तरह से इस वाले सिलिकॉन ने अपने पास के 4 एलिमेंट के साथ मिलकर के 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन 4 और के साथ इसने शेयरिंग करते हुए कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बना लिया। तो अब देखिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक साथ इसमें भी होंगे और इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेंगे, आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल है उसमें रहेंगे। इसी तरीके से ये वाला जो शेयर्ड है वो इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, और इसी तरीके से हम अगले भी जो 2 हैं उनको भी बता सकते हैं। दैट मीन्स अब इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट जो लेवल है, जो आउटर मोस्ट इसका ऑर्बिट आपने लिया है, उसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये रहेंगे, ये रहेंगे, ये रहेंगे और ये रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो बीच वाला सिलिकॉन हमने लिया जिसके हमने 4 बॉन्ड कंसीडर किए, उसने ऑक्टेट पूरा कर लिया। यानी आउटर मोस्ट उसका जो हमें मिल रहा है लेवल एनर्जी का, उसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही आप इसको देखते हैं, सिलिकॉन के केस में भी यही होगा फ्रेंड्स और जर्मेनियम के केस में भी यही होगा। ऑक्टेट तो पूरा दिख रहा है, लेकिन देखते ही आप इसको क्या कहेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स तो इंगेज हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन तो हमें दिखाई नहीं पड़ा, सबने बॉन्ड बना रखा है। और बॉन्ड बना है इसका मतलब क्या है, वो फ्री नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं तो कंडक्शन तो होगा ही नहीं। यानी अगर प्योर कंडीशन में हम देखें तो इसकी कंडक्टिविटी है 0, पर
अगर हम इसको थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, यानी हीट हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तो बॉन्ड इसका टूट जाएगा, उस हीट से बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के बाहर आ जाएगा क्रिस्टल में। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इसमें होगी। और जब बॉन्ड टूटता है तो यहां से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन की एक्चुअली जरूरत थी। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बनाने के प्रोसेस में शामिल था। तो जब इलेक्ट्रॉन की यहां जरूरत है पर इलेक्ट्रॉन हट गया, तो इस जगह पर यही इलेक्ट्रॉन, देखिए जो यहां पे इलेक्ट्रॉन था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये हट गया यहां से, ठीक है, ये फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन आपका हट गया जब, तो यहां पे क्या हुआ, ये फ्री, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया बॉन्ड टूटने की वजह से, यानी वो मूव करने लग गया, क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव करेगा। लेकिन यहां पे खाली जगह आ गई। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड चाहेगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन आए, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड पूरा हो, इस सिलिकॉन की जरूरत भी पूरी हो जाए। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद, यानी बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन जब गया तो उसके पीछे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली जगह क्रिएट हो गया। और वो खाली जगह कैसा है कि वो चाहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, यानी ये खाली जगह, ये वैकेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। और इलेक्ट्रॉन कैसा उसका नेचर होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखेगा वो पॉजिटिव जैसा बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैकेंसी बनी, खाली जगह बनी, इसका बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज जैसा है। ये एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। ये एक्चुअली खाली जगह है, वैकेंसी है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं होल। तो इस तरह से जब बॉन्ड टूटता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, थर्मल एनर्जी आपने दिया, बॉन्ड टूटा, तो एक बॉन्ड टूटने पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो उसके पीछे एक होल भी क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही होल उसके पीछे क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पेयर में जनरेट होने वाले हैं। और यही इलेक्ट्रॉन और होल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चालकता के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि थर्मल एनर्जी से यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। और इसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, जो थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर हैं। कैरियर मतलब जो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, इलेक्ट्रॉन भी कंडक्ट करता है और होल भी कंडक्ट करता है। अभी हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, आगे चल रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन और होल कंडक्ट करते हैं। बता देती हूं ये भी आपको साथ में ही मैं यहाँ पर, कि किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन और होल कंडक्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने क्या देखा कि प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल बने वो सिर्फ थर्मल एनर्जी से बने, उसके अलावा कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता है। यानी इसमें कैरियर्स जो हैं वो थर्मल एनर्जी की वजह से ही जनरेट होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और मैंने ये भी कहा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, क्योंकि आपने कंडक्टर्स में पढ़ा होगा कि जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, विभवांतर नहीं लगाएंगे, तब तक कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, बल्कि मटेरियल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता रहता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी मोशन उसका नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इसको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाती है, यानी एक फिक्स डायरेक्शन में सारे चार्ज कैरियर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको करंट मिलती है। यही चीज सेमीकंडक्टर में भी होगा, यानी जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ये चार्ज कैरियर एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे तब तक चार्ज कैरियर रैंडम मोशन करते रहते हैं, वो कोई भी करंट नहीं देंगे। बस कंडक्टर और जो सेमीकंडक्टर है उसमें एक अंतर आता है। अंतर क्या है, कंडक्टर के केस में सिर्फ हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर के केस में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों मिल रहे हैं, जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं उसकी वजह से
इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, करंट उसकी वजह से सेम होगी। देखिए मान लीजिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर जा रहे हैं, तो जो होल्स क्रिएट हुए हैं जो पॉजिटिव जैसा बिहेव कर रहे हैं वो इधर जाएंगे। और आप जानते हैं करंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट, यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट की डायरेक्शन इधर होगी, लेकिन होल्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होगी, तो होल्स की वजह से भी करंट इसी डायरेक्शन में आएगी, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से करंट की डायरेक्शन सेम होगी, एक ही डायरेक्शन होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। और कैसे फ्लो करते हैं, अभी तो हमने कहा कि होल्स तो कोई आप ऑब्जर्व करने वाली चीज नहीं है, आप उसे टच नहीं कर सकते, होल इज एक्चुअली ए वैकेंसी, है ना। तो जब ये वैकेंसी है तो ये फ्लो कैसे करती है, इसके फ्लो करने का क्या कारण होता है, यहां से देखिए कि कैसे फ्लो करेगा। जब ये बॉन्ड टूट गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और उसके पीछे एक होल क्रिएट हो गया, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन तो क्रिस्टल में फ्री है, आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ये एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। लेकिन जो होल आया है, अब इस जगह पर जो खाली जगह है उसकी टेंडेंसी है कि वो पास से इलेक्ट्रॉन को खींचकर लाए, तो ये क्या करेगा, अपने पास वाले बॉन्ड को कहीं तोड़ करके अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच के ले आएगा, यानी इसने अपनी जरूरत को पूरा कर लिया। अब जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वहां फिर कमी आ गई, तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो इधर चला गया उस इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से यहां पे होल बन गया, तो इनडायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होता है, क्योंकि ये वाले होल ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से यहां का बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, इधर से इलेक्ट्रॉन टूट के यहां चला गया, तो जहां से गया वो जगह खाली हो गई, अब उसको जरूरत पड़ गई इलेक्ट्रॉन को, वो खींचने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब होल यहां आ गया, तो इनडायरेक्टली चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो इनडायरेक्टली हम क्या कहते हैं, होल इधर से इधर शिफ्ट हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट हो रहा उसके जस्ट अपोजिट होल की शिफ्टिंग होती जा रही है। एक्चुअली होल एक वैकेंसी है, यही वैकेंसी जैसे जैसे शिफ्ट होती जाती है आप कहते हैं कि होल का फ्लो हो रहा है। तो ये तो फ्रेंड्स था इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कैसे फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी होती है, और जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर बराबर होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ थर्मली जनरेटेड कैरियर्स ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। अब इसी की मैकेनिज्म बताया गया है कि इस तरीके से करंट का फ्लो होता है, जिससे हम लोगों ने लगभग डिस्कस कर लिया है, पर फिर भी रिटर्न मटेरियल है, कुछ छूटा ना हो इसलिए मैं यहां बताती चलूंगी, आप भी इसको देखते चलिए। In order to understand the electrical conduction in intrinsic semiconductors, let us consider the case of germanium। यहाँ इन्होंने जर्मेनियम का केस लिया, हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों लेकर के आपको बता रखा है। सिलिकॉन में हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 14 और जर्मेनियम में 32 थे, लेकिन दोनों के ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, और टोटल जर्मेनियम का डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8, 18 और 4 का था। इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे बताया कि इसके जो ऑर्बिट्स हैं उसमें कितने मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2, 8, देन 18, और लास्ट में जो रिमेनिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने मिले हमें, 4। तो ये ऑर्बिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। तो हमें फोकस कहाँ करना है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं। Thus the germanium atom has 4 valence electrons in the outermost orbit। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, और ये हम बात कर चुके हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। हमने इसका शेप भी डिस्कस किया कि वो टेट्राहेड्रल होता है, और किस तरीके का शेप है टेट्राहेड्रल उसको हमने ड्रॉ भी किया है ना। ईच 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम एटम इज शेयर्ड। अब शेयरिंग होगी, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने जा रहा है, जो हमने बताया। क्यों, क्योंकि एटम चाहेगा कि उसका ऑक्टेट पूरा हो, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, और चारों मिलकर के 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, यानी इसमें 4 इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, जिसकी वजह से
ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इट इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ईच ऑफ द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम एटम इज शेयर्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 4 एडजेसेंट जर्मेनियम एटम्स एंड मेक 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, 4 पेयर्स बनाएगा, जिसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। टेट्राहेड्रल शेप में एक्चुअली बनता है, लेकिन सिंप्लिसिटी की वजह से हम किस तरीके से बनाएंगे, जो अभी हमने आपको बना करके भी दिखाया था, इस तरीके से। यानी एक हमारा जर्मेनियम था, ये जर्मेनियम अपने पास के 4 जर्मेनियम एटम के साथ में बॉन्ड बना लेगा। इसी को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये सिंपलेस्ट यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया गया है। एक्चुअली ये टेट्राहेड्रल ही शेप होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर आप कहीं टेट्राहेड्रल पढ़ते हैं तो। ये सिंप्लिसिटी के लिए इस तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। Now this type of electron pair are known as the covalent bond। ये क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, सह संयोजक बंध बन गए। Which provide the binding force between neighboring atom। ओके, इसने क्या किया? आसपास के एटम्स को बांध लिया। इन दिस वे एटम बिहेव्स एज इफ देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट वेयर कंप्लीट। यानी एटम ऐसा शो करता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कंप्लीट है, ऑक्टेट उसने पूरा कर लिया है। और चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इंगेज हैं, कोई भी फ्री नहीं है, यानी ऐसा लगता है नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू कंडक्ट अ करंट थ्रू द जर्मेनियम क्रिस्टल। इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे कह दें कि ये इंसुलेटर की तरह होना चाहिए। कंसिक्वेंटली द प्योर जर्मेनियम इज एक्चुअली एन इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। यानी जब तक टेम्परेचर कम है तब तक तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि बॉन्ड कैसे टूटेगा? टेम्परेचर कम तो एनर्जी नहीं दिया, एनर्जी नहीं दिया तो थर्मली भी बॉन्ड नहीं टूटने पाया। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, बॉन्ड बना करके इंगेज हैं, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कंडक्टिविटी उसकी नहीं होगी, वो पूरी तरह से इंसुलेटर होगा। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अ फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। बॉन्ड टूटेगा, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री टू कंडक्ट द करंट। These electrons move freely। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन आए हैं वो क्रिस्टल लैटिस में फ्रीली मूव करेंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, वो कंडक्ट करेंगे। और कब? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तब। These on applying a suitable potential difference across the germanium crystal, this random motion। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तब तक रैंडम मोशन था, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो रैंडम मोशन खत्म हो जाता है और एक फिक्स डायरेक्शन में चार्ज कैरियर फ्लो करने लगते हैं। दिस रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ स्टेडी ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अ वीक इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के फ्लो के बारे में इसमें बताया है, और ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन भी हम आपको बता चुके हैं जर्मेनियम में कैसे। ये देखिए, एक जर्मेनियम में एक, और इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा। इस वाले जर्मेनियम को देखिए तो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना के ऑक्टेट को पूरा कर रहा है। तो ये तो था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कंडक्ट कर रही है, लेकिन होल्स भी हैं जिसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, है ना, बॉन्ड को ब्रोक किया था हमने, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लीव्स बिहाइंड एन एम्प्टी स्पेस। जैसे ही बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे खाली जगह क्रिएट हो जाती है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, उस खाली जगह को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है, उसी डेफिशिएंसी को, उसी एम्प्टी स्पेस को कहते हैं होल। होल कोई भी मेजर करने वाली, ऑब्जर्व करने वाली चीज नहीं है, वो एक एम्प्टी स्पेस है जो कि ऐसा बिहेव करती है जैसे वो पॉजिटिव चार्ज है। Hole acts as a positively charged particle having a charge equal to that of the electron। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां से गया है तो कितने चार्ज की कमी आएगी? जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था उतना चला गया, तो ये उतने ही पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। यानी चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के जितना ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है तो होल पे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। Since a hole is a strong center of attraction for the electron, इलेक्ट्रॉन वो कैसा बिहेव करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। The hole attracts an electron from the neighboring atom। पास वाले एटम से बॉन्ड ब्रेक करा के इलेक्ट्रॉन को खींच लाता है।
Does the hole is now shifted to another place? अब जहां से इलेक्ट्रॉन आ गया वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहली जगह से नई जगह पर होल की शिफ्टिंग हो गई, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। The newly created hole is filled up by another neighboring electron. अब जो नया होल क्रिएट किया है वो अपने पास वाले से फिर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये वाली जगह भर जाएगी तो अगली जगह पर होल क्रिएट हो जाएगा। Thus a hole once created moves about in the crystal in the random manner. अब ये होल भी रैंडमली मूव करता रहता है। कब तक रैंडमली, यानी अनियमित रूप से मूव करता है, जब तक हम इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते। हमें पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, होल मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से उससे अपोजिट चलने लगता है, जिसकी वजह से, जो होल्स की वजह से करंट मिली उसको हम कहेंगे होल करंट, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट मिली उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। Here it must be noted that in an intrinsic semiconductor the number of electrons and hole is very small and hence current produced in a semiconductor is not adequate for any useful work. स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों मिलके भी जो करंट दे रहे हैं वो भी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है कि हम उसे किसी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज कर पाएं। तो इसी वजह से अभी हम जाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर और फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे स्टडी करना। लेकिन अभी हमारे पास इसमें बच जाती हैं चीजें। हमने इंट्रिंसिक की बात कर ली है, अब एक्सट्रिंसिक पे आ जाते हैं। हमने एक्सट्रिंसिक क्यों क्रिएट किया? क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत कम थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। यहां ये भी याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बराबर ही होते हैं। अब हमने क्या किया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिएट किया क्योंकि हम चाहते हैं कंडक्टिविटी बढ़े। तो एक्सट्रिंसिक क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इम्प्योरिटी जो ऐड करने का प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। जो हम इम्प्योरिटी मटेरियल ऐड करते हैं यानी जो अशुद्धि हम डालते हैं उसको हम कहेंगे डोपेंट। एंड अ सेमीकंडक्टर कंटेनिंग इम्प्योरिटी एटम, यानी इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर मिला, क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको हम कहते हैं डोप्ड और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योरिटी जो हम ऐड करते हैं बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करने से ही कंडक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ जाती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितनी अमाउंट में, कितने रेशियो में हम ऐड करते हैं, तो वो रेशियो क्या होता है, 1 इम्प्योरिटी एटम फॉर 10 to the power 8 एटम ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के 10 to the power 8 एटम पर हम सिर्फ एक इम्प्योरिटी एटम अगर डालते हैं तो सफिशिएंट चेंज मिल जाता है हमें कंडक्टिविटी में। ठीक है, अब किस तरीके की इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं उसके बेस पर दो तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। चाहे जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन, दोनों ही केस में हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर भी मिलता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी मिलता है। तो फ्रेंड्स हम पहले शॉर्ट डिस्कशन में चलेंगे क्योंकि शॉर्ट वाले स्टूडेंट्स भी बहुत जानना चाहते हैं कि हमें तेजी से जितनी जानकारी हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हमें क्या मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो इस सिलिकॉन ने क्या किया, अपने पास वाले सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बना करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर लिया। ठीक है, ये था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन हम क्या चाहते थे, हम इसमें इम्प्योरिटी डालें और इम्प्योरिटी ऐड करने पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी यानी हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। तो हमने उसमें क्या देखा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरीके के मिलने हैं, एक एन टाइप मिलना है और एक पी टाइप मिलना है। तो एन टाइप क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये सिलिकॉन क्या है, टेट्रावैलेंट है, अभी डिस्कस किया, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर हम इसमें इम्प्योरिटी डालेंगे तो हम कैसी डालें, पेंटावैलेंट डालें। अगर हम इसमें पेंटावैलेंट एटम ऐड करें
तो पेंटावेलेंट एटम की इंप्योरिटी ऐड करने पर जो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन क्या है, टेट्रावेलेंट है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम पेंटावेलेंट, फॉर एग्जांपल आप ऑर्सेनिक भी पेंटावेलेंट है, या हम एंटीमनी, ऑर्सेनिक या एंटीमनी दोनों ही पेंटावेलेंट है। देखिए ऑर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 33 और एंटीमनी का एटॉमिक नंबर कितना होता है 51। ठीक है, और अभी जो प्रोसीजर हम लोगों ने डिस्कस किया था उस प्रोसीजर से 2, 8, 18, 32 ऐसे करते हुए जब आप डिवाइड करेंगे 32 को, तो लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन बचते हैं 5। इसी तरीके से 51 को भी डिवाइड करेंगे 2, 8, 18, 32 ऐसे करते हुए, तो इसमें भी लास्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बचेंगे 5। तो आउटर मोस्ट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन बचे, इसका मतलब ये क्या है, पेंटावेलेंट है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ही तो बॉन्ड बनाने में यूज होंगे। अब मान लीजिए हमने ऑर्सेनिक एटम को ऐड किया इस सिलिकॉन में, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया बहुत कम क्वांटिटी में, कितना 10⁸ सेमीकंडक्टिंग एटम के ऊपर सिर्फ एक ही एटम हमने इंप्योरिटी का डाला। तो वो इंप्योरिटी ऐड करने का मतलब वो कहां जाएगा, वो एक सिलिकॉन एटम को हटाएगा अपनी जगह से और उसकी जगह आकर के बैठ जाएगा। कैसे बैठ जाएगा यहां पे देख लेते हैं जरा सा। ये हटेगा, इस जगह को हटा देते हैं जहां पे सिलिकॉन बैठा हुआ था, उसको हम खाली करते हैं, उस सिलिकॉन को यहां से रिमूव करेगा। ठीक है, और सिलिकॉन की जगह क्या आकर के बैठ जाएगा, इसकी जगह बैठ जाएगा ये ऑर्सेनिक। अब ऑर्सेनिक के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 5, तो 4 ने तो झटझट से बॉन्ड बना लिया जहां सिलिकॉन ने बना रखा था, लेकिन इसके पास यहाँ आउटर मोस्ट में एक और बैठा है जिसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। अब आप खुद सोचिए कि सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं लेकिन एक नहीं पढ़ रहा, उसका मन नहीं लग रहा है, वो कहीं इंगेज नहीं है, तो बाहर से उसको कोई भी बुलाएगा तो वो चुपके से बाहर भाग जाने की टेंडेंसी रखेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ वैसा ही करेगा, थोड़ी सी भी उसको एनर्जी मिली और वो फ्री हो जाएगा, पूरे क्रिस्टल में मूव करता रहेगा। यानी ये पेंटावेलेंट ऑर्सेनिक में से जो 5वां एटम जो बॉन्ड नहीं बना रहा था वो बड़े आराम से फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और क्रिस्टल में मूव करने लगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने से इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से अब इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसकी वजह से बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ी। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यानी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने से जो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बना उसमें जो कंडक्टिविटी बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। उस नेगेटिव का एन आप सेलेक्ट कर लीजिए, यानी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं एज अ चार्ज कैरियर। इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर थे, लेकिन एक्सट्रिंसिक में जब पेंटावेलेंट डाला तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। यानी उसमें कंडक्टिविटी किसकी वजह से है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। यानी इस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसी में एक और चीज मैं आपको बता दूं जिससे आपको साथ के साथ बता देते हैं, फिर हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि अगर हमें ट्राईवेलेंट एलिमेंट दिया जाए, फॉर एग्जांपल गैलियम या इंडियम, ठीक है, अगर हम गैलियम या इंडियम आपको देते हैं, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, गैलियम की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 31। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करिए 2, 8, 18, 32 इसी रूल से डिवाइड करिए, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 3। इसी तरीके से अगर आप इंडियम देखें जिसका है 49 इलेक्ट्रॉन, इसको भी डिवाइड करिए 2, 8, 18, 32 वाले रूल से, जो 2n² रूल अभी हमने आपको बताया, तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 3। ओके, अब जो हमने सिलिकॉन का एग्जाम्पल लिया था उसके 4 बॉन्ड थे, है ना, यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन था, यहाँ भी सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, सारे सिलिकॉन थे प्योर में, यानी इंट्रिंसिक में। अब आपने क्या किया, मान लीजिए आप गैलियम की इंप्योरिटी डालते हैं तो गैलियम आएगा और झट से इस सिलिकॉन एटम को यहाँ से भगा देगा और सिलिकॉन की जगह आकर के बैठ जाएगा ये गैलियम एटम।
पर गैलियम के पास तो आउटर मोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 बॉन्ड तो बन गए, लेकिन इस बॉन्ड में यहां पर इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, यानी इस सिलिकॉन की जरूरत तो पूरी नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है, इस बॉन्ड की टेंडेंसी होगी कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आए और बॉन्ड को पूरा करे, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं आने पाया बॉन्ड पूरा करने के लिए, वहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है। होल का मतलब क्या है, एक ऐसी वैकेंसी जो ये चाहता है कि पास से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के आए और इसको पूरा कर दे। ठीक है, तो पास से इलेक्ट्रॉन लाने की जो टेंडेंसी आई वो किसकी थी, होल की थी। इसका मतलब क्या है, ट्राईवैलेंट गैलियम एटम जैसे ही हमने डाला, इम्प्योरिटी हमने ऐड की, तो जितना गैलियम एटम डाला उतने ही होल साथ में क्रिएट हो जाते हैं। और होल क्रिएट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अब इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा चार्ज कैरियर होगा, होल होगा कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। और होल कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है। इसका मतलब क्या, वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जिसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, है ना, जिसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, उसमें जो कंडक्टिविटी है वो मेनली किसकी वजह से है, होल्स की वजह से है, जो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। तो इसलिए इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम देंगे, यानी वो सेमीकंडक्टर जिसमें हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, उसमें नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। होल्स पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने वाला खाली जगह है, वैकेंसी है, इसलिए पॉजिटिव की वजह से हम इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब यहां फिर से 1 मार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम साथ के साथ बताने जा रहे हैं कि हमने क्या कहा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो था उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरीके से जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाला तो उसमें होल्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कंडक्टिविटी के लिए, और उसे हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए जरा सा एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज कैसा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा या कि न्यूट्रल होगा, है ना, पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है या कि न्यूट्रल है। तो झट से कोई बच्चे आंसर देते हैं कि अच्छा एन टाइप यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट कर रहा था, तो तुरंत आंसर देते हैं इट इज नेगेटिवली चार्ज, और आंसर हो जाता है रॉन्ग, गलत हो जाता है आपका आंसर। तो अब आपको क्यों गलत हुआ, एन टाइप में आपने नेगेटिव बोला तो गलत क्यों हुआ। देखिए फ्रेंड्स, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या कि आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़े हो आपके पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की वजह से, चाहे होल्स बढ़े हों, लेकिन मटेरियल आपका न्यूट्रल ही रहता है। कारण क्या है, हमने क्या किया, याद रखिएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, मटेरियल न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहता है, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, न्यूट्रल होगा, एन टाइप भी और पी टाइप भी। क्यों, देखिए ऑर्सेनिक का यहाँ एग्जांपल हम लोगों ने लिया था इस केस में, तो ऑर्सेनिक के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। ये ऑर्सेनिक कैसा है, पेंटावैलेंट एटम है ना, और उसने सिलिकॉन एटम को हटा करके उसकी जगह ली है, तो एटम को हटा के एटम आया, और एटम है, आयन नहीं है। एटम तो न्यूट्रल होता है ना, उसमें जितने प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में उतने ही उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल एटम को हटाकर दूसरा न्यूट्रल एटम आ गया है सब्सटेंस में, तो सब्सटेंस तो न्यूट्रल ही रहेगा ना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आर्सेनिक का ये 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये क्रिस्टल में मूव करने के लिए फ्री हुआ जाकर के, तो यहाँ क्या हुआ, आर्सेनिक से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो आर्सेनिक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, दाता है ये, इसने बाहर निकाला है इलेक्ट्रॉन को। और जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कैसा, पॉजिटिव आयन बन जाता है, यानी आर्सेनिक से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ये पॉजिटिव डोनर बन जाता है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव डोनर एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके फिर से न्यूट्रल हैं, यानी जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हुए उतने ही तो उसके पीछे पॉजिटिव डोनर क्रिएट हो गए ना, डोनर आयन वहां पे बैठ गए, इलेक्ट्रॉन निकाल के वो पॉजिटिव आयन बन गया डोनर।
तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, यानी सब्सटेंस एज अ होल न्यूट्रल रहता है। इसी तरीके से आपका ये लास्ट वाला आप देखिए, इसमें भी गैलियम का जो हम लोगों ने लिया था, यहां पे क्या था, इस केस में हमने ट्राईवैलेंट डाला था, ये पी टाइप है लेकिन ये भी न्यूट्रल है क्योंकि सिलिकॉन एटम को हटा के गैलियम एटम यहाँ पे आया है। अब इसके पास ये होल यानी वैकेंसी क्रिएट हुई है। अब अगर ये पास वाले किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को खींच कर लाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके पास में जाकर के जहां से भी इलेक्ट्रॉन आया होगा वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से होल फ्लो करता है। अब जो गैलियम इलेक्ट्रॉन को खींच के ला रहा है ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है नेगेटिव आयन बन जाएगा। वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव आयन बन जाता है। तो ये वाला होल का पॉजिटिव चार्ज जहां पीछे होल क्रिएट हुआ, और इस नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, ठीक है, पेंटावेलेंट में दिया था यानी पॉजिटिव डोनर, देने वाला डोनर, ये एक्सेप्ट कर रहा है यानी नेगेटिव एक्सेप्टर। तो ये होल प्लस नेगेटिव एक्सेप्टर मिलके फिर से न्यूट्रल है। चाहे हम कहें न्यूट्रल एटम में न्यूट्रल एटम मिलाया न्यूट्रल रहेगा, चाहे जितने होल क्रिएट हुए हैं उतने ही एक्सेप्टर आयन बने हैं। तो ये पॉजिटिव होल और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन मिलके फिर से न्यूट्रल हैं, यानी पी टाइप हो या एन टाइप मटेरियल हो सेमीकंडक्टर, दोनों ही एज अ होल न्यूट्रल रहते हैं। टोटल चार्ज उनका बैलेंस हो जाता है। तो फ्रेंड्स इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम इसमें चलते हैं कि जो हम बात कर रहे थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ज्यादातर हम आपको बता चुके हैं। एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है, ये भी आपने अभी देखा। तो इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, है ना, जब आप ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो वो एन टाइप बन जाता है। मैंने एग्जांपल लिया था ऑर्सेनिक का और एंटीमनी का। इनमें से कोई भी हम ऐड करेंगे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में इम्प्योरिटी, है ना, तो जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑफ इम्प्योरिटी एटम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विद द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द नेबरिंग जर्मेनियम एटम। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन था, है ना, वो कोई बॉन्ड नहीं बनाता है। 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ द इम्प्योरिटी find no place in the covalent bond and remains free to move randomly। ठीक है, क्रिस्टल में रैंडमली मूव करेगा और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। Thus each impurity atom donates a free electron to the semiconductor। जितने impurity atom डालेंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे and hence the impurity is called the donor impurity। यहाँ पे donor impurity है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। The semiconductor containing donor type impurity is called n-type semiconductor because it has negative charge carrier, that is electron। तो ये चीजें हम आपको अभी एक्सप्लेन भी कर चुके हैं और उसी चीज को यहाँ ये डायग्राम से शो किया गया जो मैंने अभी आपको दिखाया था। आप देखिए कि यहाँ पर जर्मेनियम को हटा के ऑर्सेनिक बैठ गया है और ऑर्सेनिक जब बैठा तो उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए हैं, लेकिन जो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन है वो यूज नहीं हुआ। यही फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑल्दो ईच ऑर्सेनिक एटम प्रोवाइड्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने ऑर्सेनिक एटम डाला उतना फ्री इलेक्ट्रॉन, जितना पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम डाला उतना फ्री इलेक्ट्रॉन। येट डोपिंग द क्रिस्टल विद जस्ट अ ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटी, यानी बहुत जरा सी हम उसमें अशुद्धि डालते हैं लेकिन उससे भी हमें सफिशिएंट इनफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाते हैं टू मूव थ्रू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड एक्ट एज द चार्ज कैरियर। बहुत छोटी सी अमाउंट अगर इम्प्योरिटी की डाल दें वो भी हमारे लिए सफिशिएंट होती है, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है मटेरियल की। तो फ्रेंड्स ये तो एन टाइप का था। अब इसी तरीके से पी टाइप की भी हम लोगों ने अभी डिस्कस की है। पी टाइप में क्या था, हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाला था, तो ट्राईवैलेंट डालने से पी टाइप बना था। इसका एग्जांपल हम लोगों ने गैलियम और इंडियम यूज किया था, ठीक है, और पूरा एक्सप्लेनेशन उसका हमने दिया है। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सच इम्प्योरिटीज एडेड टू द गैलियम क्रिस्टल, आप जो आप ले रहे हैं जर्मेनियम क्रिस्टल में, सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी आप ले सकते हैं ना, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स
फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, 3 ने तो बॉन्ड बना लिया विद 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3 नेबरिंग जर्मेनियम एटम, लेकिन एक उसमें डेफिशिएंसी बन गई, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द 4th बॉन्ड, चौथे बॉन्ड को पूरा करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला था। अभी एक्सप्लेनेशन आपको दिया है मैंने पहले थोड़ी देर। दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज कॉल्ड द होल, ठीक है, एंड इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये जो होल बना वो पॉजिटिव जैसा बिहेव करता है, सिंस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल टू फॉर्म covalent bonds, therefore a hole attracts 1 electron from the nearby covalent bond, consequently a new hole is created at the originally occupied place of the electron। मतलब यहाँ ट्राईवैलेंट एटम जो आप ऐड करते हैं तो ट्राईवैलेंट एटम ने क्या किया, 3 बॉन्ड बना लिए, लेकिन चौथे बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं बचा वहां वैकेंसी आ गई, इलेक्ट्रॉन की जरूरत आ गई है। वही जरूरत क्या है, वो आवश्यकता क्या है, वही होल है। और वो होल क्या करता है, अपने पास वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है, तो पास से जब वो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो दूसरी जगह पे होल क्रिएट हो जाता है। ये चीज हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, और इस तरीके से आपका होल मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। डायग्राम भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, एक जर्मेनियम को हटा करके इस इंडियम ने जगह लिया, तो जैसे ही जगह लेता है एक ये 3 बॉन्ड बन गए, लेकिन चौथे बॉन्ड को पूरा करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, वही आपका होल बन जाता है। ये चीज हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। सच एन इम्प्योरिटी दैट प्रोड्यूसेस होल्स इनसाइड अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज कॉल्ड द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्यों एक्सेप्टर है, मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच कर लाता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये एक्सेप्टर है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, चूंकि एक्सेप्टर है, तो इस पे चार्ज कैसा आता है, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, लेकिन मटेरियल एज अ होल न्यूट्रल रहता है, क्योंकि एक्सेप्टर एटम का नेगेटिव चार्ज और उसके पास में जो होल क्रिएट हुआ है उसका पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिलकर के बैलेंस ही रहते हैं, मटेरियल न्यूट्रल रहता है। बिकॉज इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नियर बाई जर्मेनियम बॉन्ड, इसलिए इसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। द सेमीकंडक्टर कंटेनिंग द एक्सेप्टर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव होल। तो फ्रेंड्स, ये तो इंफॉर्मेशन थी, जो टोटल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। एन टाइप सेमीकंडक्टर स्टार्ट कहां से किया था, हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा। हमने ये भी देखा कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों ही न्यूट्रल रहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस, और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें आपने देखा कि सिर्फ थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होते हैं। इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर बराबर होता है, लेकिन एक्सट्रिंसिक में हम इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन या होल। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा और पी टाइप में होल ज्यादा, लेकिन एन टाइप और पी टाइप दोनों ही सेमीकंडक्टर न्यूट्रल रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अभी कंटिन्यूएशन में आगे की वीडियोस देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ बातें जो हमने की हैं कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उसमें डोपिंग करते हैं और डोपिंग करके हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने से हमने कहा कि उस अच्छी कंडक्टिविटी हो गई, अब वो यूजफुल हो गया, तो हम कहाँ यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, और जहां नहीं यूज करते वहां क्यों नहीं यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आगे के वीडियो में भी हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।